वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टेक्निकल सिविल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग शुरू करने हैं आरसीसी। ठीक है, आरसीसी में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि डिजाइन क्यों करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बाकी कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम लोग सीखे थे। आज का मेरा टॉपिक क्या है कि आपको बताए थे कि आरसीसी का डिज़ाइन हम लोग 3 मेथड से कर सकते हैं। पहला वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा क्या था अल्टीमेट लोड मेथड, और तीसरा क्या है न्यू वाला जो है लिमिट स्टेट मेथड। तो अब आइए आखिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या दिक्कत थी जो हम लोग अल्टीमेट की तरफ आए, फिर अल्टीमेट से क्या ऐसा सॉल्यूशन निकल गया कि हम लोग लिमिट की तरफ आ गए, और लिमिट को भी अब चेंज करके हम लोग प्लास्टिक की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है। ठीक है, कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है, इसको आप ऐसे सिंपल समझिए कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड यानी ये जो मेथड है ना, ये सबसे ज़्यादा सेफ है। ठीक है, यानी इसको ऐसे कहिए ना, ये ट्रेडिशनल मेथड है, परंपरागत मेथड है। यानी हमारे बाप दादा जो स्ट्रक्चर बनाए हुए आ रहा था तो उसी स्ट्रक्चर पे काम चल रहा था। तो सबसे पहले जो पुराने लोग हैं, अभी भी देखिएगा जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, बहुत पुराने लोग हैं, वो क्या करते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आज से जो 100 साल 2 साल 1.5 साल आप पीछे चल जाइए तो उस समय के लोग उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अभी के लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, रिस्क पे काम करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए अगर फेलुअर मेरा क्या है, मान लीजिए 100 न्यूटन पे है तो 100 से बहुत पीछे रहते थे। जैसे मान लीजिए जब मेरा कोई स्ट्रक्चर 100 न्यूटन लोड पे फेल कर रहा है तो वो उस समय क्या करते थे, वो 50 के करीब भी नहीं जाते थे, 50-60 तक जाते जाते छोड़ देते थे कि अब हम लोग इतना ही रहेंगे, सेफ रहेंगे। अभी के ज़माने में क्या हो रहा है कि अगर 100 पे फेल हो रहा है तो हम लोग कोशिश करते हैं 90 तक चल जाए, 95 तक चल जाए, 96। यानी क्या करते हैं, जहाँ पे जो फेलुअर लिमिट है उस फेलुअर लिमिट से हम लोग हैंड शेक करना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं। अभी के जो ज़माना चल रहा है तो वो धीरे धीरे क्या आ रहा है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या था, सबसे ज़्यादा सेफ्टी था। यानी ये क्या था, इसमें थोड़ा सा भी रिस्क को कवर नहीं किया है। सिंपल सी बात समझिए कि जो भी डिज़ाइन किया है ये थोड़ा सा भी रिस्क को कवर नहीं किया है। अगर रिस्क को आप कवर नहीं कीजिएगा तो खर्च तो बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप रिस्क को कवर नहीं करते हैं तो क्या होगा, खर्च बढ़ेगा। तो खर्च बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपका सेफ्टी है, सेफ है, लेकिन आपका क्या है, इकोनॉमिकल नहीं है, सर्विसिबल नहीं है। न सर्विसिबल है न इकोनॉमिकल है। सेफ्टी तो है लेकिन आपका क्या है, सर्विसिबल और इकोनॉमिकल नहीं है। तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि ये जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड किस तरह से आखिर काम करता था, ये किस टाइप का मेथड था, इसका क्या क्या एजम्पशंस है, इसके बारे में देखते हैं। हो सकता है आपका 4 नंबर क्वेश्चन में पूछ दे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड को डिस्क्राइब कीजिए, आप ये सारा चीज़ लिख करके समझा सकते हैं। अब ये देखिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करें तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हम लोग WSM भी बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अब क्या कर रहा है कि ट्रेडिशनल मेथड, यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपका क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड है, यानी परंपरागत मेथड है। इसी को लोग बहुत पुरख हमारे जो हैं पूर्वज हैं इसी मेथड को चलाते हुए आ रहा था, इसी मेथड का यूज कर रहा था। तो वर्किंग मेथड आपका क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड एक ट्रेडिशनल मेथड है। आल्सो यूज्ड फॉर, इसका हम लोग आल्सो कहाँ यूज करते हैं, स्टील और टिम्बर का डिजाइन करने के लिए। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे 5th सेमेस्टर में। ठीक है, वहाँ पे अभी आपको 2 कोड देखने को मिला होगा, IS 800 और IS 2007। तो IS 800 किस पे वर्क करता था आपका, तो वह वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी भी स्टील का डिजाइन ज़्यादातर वर्किंग स्ट्रेस से ही होता है, अब धीरे धीरे खत्म हो गया, अब लिमिट स्ट्रेस से होता है। तो वही कह रहा है कि ये आपका क्या है, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसका यूज हम लोग स्टील डिजाइन में भी करते हैं और टिम्बर डिजाइन में भी करते हैं। टिम्बर मतलब क्या, लकड़ी का जो स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं। अब आइए इसकी एजम्पशंस की बात करते हैं कि आखिर इसमें एजम्पशंस इसका क्या कहता है, कि इसका वर्किंग स्ट्रेस मेथड का VBI है। ठीक है, ये सब VBI है। अब आइए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, पहला एजम्पशन कि स्ट्रक्चरल मेंबर बिहेव इन लीनियर इलास्टिक मैनर। आपका जो स्ट्रक्चरल मेंबर है वो स्ट्रक्चरल मेंबर बिहेव करता है कैसा, इन लीनियर इलास्टिक मैनर, इन लीनियर इलास्टिक मैनर। अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़े होंगे तो देखिएगा, ठीक है, इस तरह से पढ़े होंगे, इस तरह का एक डायग्राम बनता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ये इस तरह से ऐसे आता है। ऐसे स्टील की बात करें, अगर स्टील का आप पढ़े होंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि स्ट्रक्चरल मेंबर बिहेव इन लीनियर इलास्टिक मैनर, यानी आपका जो स्ट्रक्चरल मेंबर बिहेव करता है इसमें कैसा, लीनियरली इलास्टिक मैनर तक, यानी अप टू इलास्टिक लिमिट तक ही। इसमें जो हम लोग लोड को कंसीडर करते थे तो वो लोड कहाँ तक लेते थे, इलास्टिक लिमिट तक ही लेते थे। ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक आपका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, स्ट्रेंथ का होता है।
तो ये पढ़ेंगे। फिर अपर यील्ड और लोअर यील्ड होता है, फिर यहाँ से अल्टीमेट होता है, तब जा करके ये ब्रेकिंग कर जाता है स्टील, यही है ना। तो उसमें आरसीसी में जो हम लोग डिजाइन करते थे, तो आरसीसी में कहाँ तक लेते थे, तो स्ट्रक्चरल मेंबर बिहेव्स इन लीनियर इलास्टिक मैनर, यानी लीनियर इलास्टिक मैनर तक ही उसके स्ट्रक्चर को क्या करते थे, बिहेव करते थे। यानी क्या करते थे, हम इलास्टिक के बियॉन्ड जाते ही नहीं थे, इलास्टिक के बियॉन्ड हम लोग सोचते ही नहीं थे कि अगर कोई स्ट्रक्चर है, अगर उस स्ट्रक्चर पे लोड दे रहे हैं तो पहले क्या होगा, इलास्टिक रीजन में आएगा, इलास्टिक के बाद फिर प्लास्टिक में जाएगा, फिर प्लास्टिक के बाद जो आएगा डिफॉर्मेशन ये सब होगा, अल्टीमेट आएगा, फिर जाके फेलुअर होगा। तो क्या उसमें हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जब डिजाइन करते थे तो इलास्टिक के बियॉन्ड हम लोग क्या करते थे, सोचते ही नहीं थे, यानी बहुत ज़्यादा सेफ रहते थे, इलास्टिक रीजन तक ही सोचते थे, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ तक ही सोचते थे। वही कह रहा है कि स्ट्रक्चरल मेंबर बिहेव्स इन लीनियर इलास्टिक मैनर। दूसरा कह रहा है कि परमिसिबल, इसमें जो परमिसिबल है यानी अलाउएबल स्ट्रेस, हम लोग जो परमिसिबल अलाउएबल स्ट्रेस देते थे, आर केप्ट वेल बिलो द मटेरियल स्ट्रेंथ, यानी जो आपका मटेरियल का स्ट्रेंथ है उस मटेरियल के स्ट्रेंथ से कम ही देते थे क्या चीज़, एलोवेबल स्ट्रेस। यानी वो जो मटेरियल है, जैसे मान लीजिए एक मटेरियल है, सपोज दैट ऐसे समझिए कि ये आपका एक मटेरियल है, इस मटेरियल का स्ट्रेंथ, इस तरह से जो भी आप स्ट्रक्चर तैयार किया, जो भी मटेरियल इसमें यूज कर रहे हैं, इस मटेरियल का स्ट्रेंथ मान लिया जाए 100 किलो न्यूटन रेसिस्ट करने का है, तो क्या करते थे हम लोग, जो इसमें देते थे मैक्सिमम, यानी परमिसिबल एलोवेबल स्ट्रेस आर केप्ट वेल बिलो द मटेरियल स्ट्रेंथ, यानी इस मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ से हम लोग क्या देते थे, कम ही देते थे, किसमें, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। तो वही कहला है कि परमिसिबल एलोवेबल स्ट्रेस आर केप्ट वेल बिलो द मटेरियल स्ट्रेंथ। तीसरा कह रहा है कि इन दिस डिजाइन मेथड मेंबर्स आर डिजाइन टू नेवर गो बियॉन्ड देयर इलास्टिक रेंज, यानी इस केस में जो है, जो भी मेंबर का हम लोग डिजाइन किए हैं वो मेंबर कभी भी इलास्टिक रेंज से बियॉन्ड नहीं पहुंचाए हैं, यानी इलास्टिक रेंज के अंदर तक ही रखे हैं। और आपको पता है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर फेल करता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, इलास्टिक आता है, इलास्टिक के बाद क्या चीज़, जैसे आरसीसी है तो आरसीसी में आपका क्या है, एक कंक्रीट होता है, एक स्टील होता है, ये तो कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है। तो आपका क्या है, जैसे आपका स्टील अगर फेल कर रहा है तो कंक्रीट तो क्या सडन फेलुअर होता है, लेकिन उसमें जो रिइंफोर्समेंट डाल देते हैं स्टील, वो स्टील अब कैसे फेल होगा, तो स्टील अगर फेल हो रहा है तो सबसे पहले उसमें कौन सा गुण आएगा बताइए, पहले इलास्टिक रेंज आएगा, इलास्टिक के बाद वो किस फॉर्म में जाएगा, प्लास्टिक फॉर्म में जाएगा, फिर अपर यील्डिंग होगा, फिर जा करके क्या अल्टीमेट आएगा, तब जा करके वो ब्रेक होगा। लेकिन हम लोग उतना रिस्क नहीं लेते थे, कहाँ तक इसको छोड़ देते थे, इसको हम लोग इन दिस डिजाइन मेथड मेंबर्स आर डिजाइन टू नेवर गो बियॉन्ड देयर इलास्टिक रेंज, यानी उसके इलास्टिक रेंज से बियॉन्ड नहीं जाने देते थे, ठीक है। यानी जो भी मेंबर्स है उस मेंबर का इलास्टिक रेंज जो है उस इलास्टिक रेंज से उसको ज़्यादा हम लोग देते ही नहीं थे। तो एलोवेबल स्ट्रेस का वैल्यू क्या लेते थे, एलोवेबल स्ट्रेस, तो ये एलोवेबल स्ट्रेस आपका क्या, तो यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेस, यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेस अब बटे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलोवेबल स्ट्रेस जो होता है वर्किंग स्ट्रेस में क्या होता है, यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेस आर डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब इसमें डिवाइड कीजिएगा तब ना वैल्यू कम होगा, सिंपल सी बात है। आपका देखिए यहाँ क्या करा है, इन दिस डिजाइन मेथड, ठीक है, इन द डिजाइन मेथड, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि परमिसिबल स्ट्रेस या तो एलोवेबल स्ट्रेस आर केप्ट वेल बिलो द मटेरियल स्ट्रेंथ, यानी मटेरियल के स्ट्रेंथ से कम ही होना चाहिए। तो ये जो मटेरियल का स्ट्रेंथ है उस मटेरियल के स्ट्रेंथ में कुछ से भाग देंगे तब तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, कम आएगा। तो इसलिए कह रहा है कि एलोवेबल स्ट्रेंथ जो लेते थे, यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेंथ आर डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते थे, तो ये भी देखिए कह रहा है कि आपका जो यील्ड स्ट्रेस है, ये जो यील्ड स्ट्रेस है, तो एलोवेबल स्ट्रेस निकालने के लिए आपको क्या यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू लेना पड़ेगा या तो अल्टीमेट स्ट्रेस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें बहुत ज़्यादातर बच्चा कंफ्यूज होता है। आपका ये यील्ड स्ट्रेस रहता है, तो यील्ड स्ट्रेस किसके लिए बोलते हैं, तो डक्टाइल मटेरियल के लिए, डक्टाइल मटेरियल के जो वर्ड यूज करते हैं उसके लिए क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस। और ब्रिटल मटेरियल के लिए जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस। यानी जैसे ही हम आरसीसी में अगर अल्टीमेट स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो समझ जाइएगा क्या चीज़, ब्रिटल मटेरियल का बात हो रहा है, यानी कंक्रीट का बात हो रहा है। और जैसे ही हम लोग आरसीसी में यील्ड स्ट्रेस की बात करें तो समझ जाइएगा क्या चीज़ हो रहा है आपका, बोलिए, स्टील की बात हो रहा है, ठीक है, यानी डक्टाइल मटेरियल की बात हो रहा है। तो यील्ड स्ट्रेस मतलब क्या चीज़, डक्टाइल मटेरियल। अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब क्या चीज़,
ब्रिटल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल दैट इज स्टील, ब्रिटल मटेरियल दैट इज कंक्रीट। तो अब देखिए कह रहा है कि अगर आपको एलोवेबल स्ट्रेस निकालना है तो एलोवेबल स्ट्रेस निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, एलोवेबल स्ट्रेस निकालने के लिए यील्ड स्ट्रेस आर डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिए लिख सकते हैं एलोवेबल स्ट्रेस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए। पहला क्या लिख सकते हैं, यील्ड स्ट्रेस आर डिवाइडेड बाय क्या चीज़, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और दूसरा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अल्टीमेट स्ट्रेस। देखिए ना, अल्टीमेट स्ट्रेस आर डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये किसके लिए अल्टीमेट स्ट्रेस होगा, कंक्रीट के लिए। ये यील्ड स्ट्रेस किसके लिए होगा, तो स्टील के लिए होगा। तो अब देखिए यहाँ पे अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं। तो मेरा जो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी IS कोड है, ये VVI है, इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में काम देगा। क्वेश्चन पूछ देता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग कंक्रीट के लिए कितना लेते हैं और स्टील के लिए क्या लेते हैं, किस मेथड में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो लिया जाता था फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो कंक्रीट के केस में 3 लिया जाता था, ठीक है, और स्टील के केस में क्या लिया जाता था, 1.78। दोनों को याद रखना है। ये कोड बोलता है कौन, IS 456। तो IS 456 क्या बोलता है कि आपका जो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी लीजिएगा, इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। किस केस में, कंक्रीट के केस में, और 1.78 होगा किस केस में, स्टील के केस में। तो स्टील की अगर बात करें, जैसे हम लोग यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे होंगे, आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, इस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन, तो हम लोग कहाँ तक लेते हैं, ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही लेते हैं, यानी इलास्टिक मिरर तक ही डिजाइन करते हैं। अब मान लीजिए सपोज दैट हम लोग स्टील यूज कर रहे हैं Fe415, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन कर रहे हैं, या तो Fe500 ले लेते हैं। सपोज दैट Fe500 स्टील ले रहे हैं, ठीक है। तो अब बताइए हम लोग जब वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन करेंगे तो Fe500 मतलब क्या हो गया, इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गया, यानी Fe500 यानी इसका स्टील का यील्ड स्ट्रेस हो गया। लेकिन एलोवेबल स्ट्रेस हम लोग कितना देंगे, तो इसका जो एलोवेबल स्ट्रेस देंगे, ये अगर स्टील यूज कर रहे हैं Fe500, तो एलोवेबल स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, यील्ड स्ट्रेस, बताइए, कि अल्टीमेट स्ट्रेस, क्योंकि ये स्टील है ना, तो स्टील है तो यहाँ पे क्या देंगे, यील्ड स्ट्रेस और डिवाइडेड बाय क्या चीज़ बताइए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो आप ही बताइए ये जो एलोवेबल स्ट्रेस है, ये एलोवेबल स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलोवेबल स्ट्रेस इक्वल टू यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस देखिए कितना है 500, तो यहाँ पे 500 न्यूटन पर mm² और डिवाइडेड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जगह आप कितना यूज करेंगे, 3 की 1.78, क्योंकि ये स्टील की बात कर रहा है, यील्ड स्ट्रेस है, यानी 1.78। आप देखिए 500 भागा 1.78 कीजिएगा तो कितना होगा, 500 भागा 1.78 कीजिए, लगभग आपका ये आपका 280 समथिंग कुछ इसी तरह आएगा। 500 डिवाइडेड बाई 178, 500 डिवाइडेड बाई 1.78, ये आपका आ गया 280.89 लगभग मान लेते हैं कितना, तो ये 280 न्यूटन पर mm²। यानी क्या होगा, जब वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम लोग डिजाइन करेंगे तो यहाँ पे जो लेंगे हम लोग क्या चाहिए, यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू। अगर Fe500 स्टील यूज कर रहे हैं तो एलोवेबल स्ट्रेस कितना लेंगे, 280 से ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे। सोचिए इसके पास क्षमता है 500 तक, लेकिन हम लोग कहाँ तक पहुँच रहे हैं, 280 तक ही। तो अब क्या होगा, और ज़्यादा लोड आपका 500 अगर रेसिस्ट करवाना है तो उसके लिए और मैक्सिमम स्टील देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम स्टील दीजिएगा तो खर्च नहीं बढ़ेगा, इकोनॉमी क्या होगा बताइए, इकोनॉमी होगा नहीं, यानी खर्च क्या होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ आपका डिसएडवांटेज था किसमें, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। तो यहाँ से क्या सीखे कि आपका जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उसमें एलोवेबल स्ट्रेस इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, कंक्रीट के लिए 3 लेते हैं और स्टील के लिए 1.78 लेते हैं। अब क्या कर रहा है, व्हेन वी अप्लाई लोड, अगर हम लोग लोड को अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन मटेरियल, समझते जाइए कि अगर हम लोग लोड को अप्लाई कर रहे हैं तो मटेरियल में क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन मटेरियल एंड वी कैन कैलकुलेट देम, और उस स्ट्रेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यानी उसमें जो भी स्ट्रेस डेवलप किया, आपको पता है, आप अच्छे से सॉम पढ़े हैं, आप अच्छे से मोस पढ़े हैं, जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर पे जो लोड आ रहा है, उस लोड के कारण उस पर कितना स्ट्रेस डेवलप कर रहा है, वो स्ट्रेस आपको इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके हेल्प से, तो आपने जो सॉम में पढ़ा है और
मॉस में पढ़ा, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। वही कह रहा है कि व्हेन वी अप्लाई लोड, अगर किसी स्ट्रक्चर पे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो कितना स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन मटेरियल, एंड वी कैन कैलकुलेट देम, उस स्ट्रेस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किस प्रिंसिपल पे, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्रिंसिपल पे, ठीक है। बट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो हमने पढ़ा था तो वहाँ पे आपका क्या था, जो मटेरियल था आपका सिर्फ क्या था, आरसीसी नहीं था, कंपोजिट स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही थी, वहाँ सिंगल कोई स्ट्रक्चर था ना, स्टील ही था, जो भी था, तो सिर्फ सिंगल स्ट्रक्चर की बात किए थे, वहाँ पे कंपोजिट स्ट्रक्चर नहीं था। बट आरसीसी का डिजाइन अगर कीजिएगा और कॉन्सेप्ट आप निकाल रहे हैं कि इसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से स्ट्रेस को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्या होगा, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक आएगा। क्या ड्रॉबैक आ सकता है, तो वही देखिए कह रहा है कि आरसीसी इज ए कंपोजिट स्ट्रक्चर आपका, जबकि आरसीसी कैसा है, ये कंपोजिट मटेरियल है, जबकि हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या यहाँ पे पढ़े थे, ये पढ़े थे कि किसी एक पार्टिकुलर यानी होमोजीनियस मटेरियल का ये क्या होगा, ये जो भी हो होमोजीनियस मटेरियल का आपका क्या उस मटेरियल पे क्या लोड आएगा, लोड लगने के बाद क्या स्ट्रेस डेवलप करेगा, ये सब चीज़ पढ़े थे। बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आरसीसी की, तो आरसीसी कैसा है, तो आरसीसी आपका एक कंपोजिट मटेरियल है। कंपोजिट मतलब क्या कि दो डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल को आपस में मिला करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट मटेरियल। क्लियर। तो आरसीसी आपका कैसा स्ट्रक्चर है, तो आरसीसी आपका एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है। कंपोजिट मतलब क्या कि दो डिफरेंट मटेरियल, क्या क्या, तो कंक्रीट रहता है अलग मटेरियल, अलग प्रॉपर्टीज का, स्टील अलग प्रॉपर्टीज का, और दोनों को साथ में मिलाते हैं तो इसलिए इसको कहा जाता है ये कंपोजिट मटेरियल। तो वही देखिए क्या कर रहा है कि आरसीसी इज ए कंपोजिट मटेरियल, इट हैज़ टू डिफरेंट मटेरियल्स। इसके पास क्या है, दो डिफरेंट मटेरियल है, कंक्रीट एंड स्टील। इसके पास दो डिफरेंट मटेरियल है, कौन कौन सा है, कंक्रीट एंड स्टील है। अब देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि स्ट्रेसेस इन स्टील इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रेसेस इन सराउंडिंग कंक्रीट। यानी जो आपका आरसीसी स्ट्रक्चर है, उस आरसीसी स्ट्रक्चर में जो स्टील है, उस स्टील में जो भी स्ट्रेसेस है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू सराउंडिंग कंक्रीट का नहीं है, लेकिन क्या है, इनडायरेक्टली रिलेटेड टू सराउंडिंग कंक्रीट। आपका जो आरसीसी का स्ट्रक्चर है, उस आरसीसी का स्ट्रक्चर में क्या क्या है बताइए, कंक्रीट है और स्टील है। तो आपका जो स्टील में जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस डायरेक्टली रिलेटेड टू कंक्रीट का नहीं है, सराउंडिंग कंक्रीट के स्ट्रेस क्या है उसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है, ना कि डायरेक्टली। वही कह रहा है कि स्ट्रेसेस इन स्टील इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रेसेस इन सराउंडिंग कंक्रीट। ठीक है, दिस इनडायरेक्ट रिलेशन, यही जो इनडायरेक्ट रिलेशन है किसके किसके बीच, स्टील आपका डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है कंक्रीट का। ऐसा नहीं कि स्टील में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वही उसके सराउंडिंग चारों साइड, जैसे इसे मान लीजिए ये आपका कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, ये स्टील है, ये स्टील है, अब इसके सराउंडिंग में क्या है, चारों तरफ कंक्रीट है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि स्टील में जो आपका स्ट्रेस आएगा सेम वही स्ट्रेस आपका क्या है कंक्रीट में, जो भी स्ट्रेस आएगा, लेकिन ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है क्योंकि इसका अलग प्रॉपर्टीज है, इसका कुछ अलग प्रॉपर्टीज है कंक्रीट का। लेकिन ये क्या है, इनडायरेक्टली क्या है, इनडायरेक्टली दोनों में कुछ ना कुछ एक रिलेशन है। तो वही कह रहा है कि ये आरसीसी स्ट्रक्चर यानी कंपोजिट स्ट्रक्चर में जो स्टील है और जो कंक्रीट है, उस स्टील के स्ट्रेस और कंक्रीट के स्ट्रेस में डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली रिलेशन है। तो उसी इनडायरेक्टली रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेशियो लिए हैं, उसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर रेशियो। तो वही कह रहा है कि दिस इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलर रेशियो। अगर आपसे कोई पूछ दे कि मॉड्यूलर रेशियो क्या है तो क्या बोलिएगा कि कंक्रीट आपका एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, स्टील होता है और कंक्रीट होता है। क्लियर। लेकिन स्टील का जो स्ट्रेसेस होता है उसके सराउंडिंग जो भी कंक्रीट होता है उसके स्ट्रेसेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं रहता है, इनडायरेक्टली रिलेटेड रहता है। यानी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ऐसे समझिए, यानी अपना सगा नहीं है, मतलब क्या है, घुमा फिरा के मिला जुला, यानी पड़ोसी है। ऐसे समझने का मतलब क्या है, पड़ोसियत एक साथ क्या है, रिलेशन बन गया है। सिंपल सा ऐसे समझिए ना कि हम अलग कास्ट के हैं, दूसरा कोई अलग कास्ट का है, लेकिन पड़ोसी है, तो पड़ोसी रहने के बाद क्या होता है, उस तरह का एक रिलेशन बन जाता है। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, उस पर अधिकार नहीं है क्योंकि उसका अलग प्रॉपर्टीज है, इसका कुछ अलग प्रॉपर्टीज है। लेकिन इनडायरेक्टली क्या है, दोनों तो मिला हुआ है ना। तो वही कह रहा है कि आपका जो कंक्रीट है, जो स्टील है, वो स्टील क्या है, इनडायरेक्टली उसके
सब कंक्रीट से नहीं, उसके सराउंडिंग जो स्टील के चारों साइड है उस सराउंडिंग कंक्रीट से क्या है उसका इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ उसके भी स्ट्रेस का रिलेशन है। तो वही कह रहा है कि जो स्टील का स्ट्रेस और उसके सराउंडिंग कंक्रीट का जो स्ट्रेस है उसके बीच जो रिलेशन है उसी रिलेशन को हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, मॉड्यूलर रेशियो से। तो शायद आपको मॉड्यूलर रेशियो समझ में आ गया होगा। तो ये जो मॉड्यूलर रेशियो होता है, ये मॉड्यूलर रेशियो क्या कहता है कि मॉड्यूलर रेशियो आपका क्या है, तो स्ट्रेसेस इन स्टील बटे स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। ये जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ना, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हम लोग मॉड्यूलर रेशियो मेथड भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है कि हम लोग मॉड्यूलर रेशियो मेथड डिजाइन भी बोलते हैं, यानी इसको जो डिजाइन करते हैं इसी कंडीशन पे डिजाइन करते हैं, मॉड्यूलर रेशियो के बेस पे। अब ये मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, तो मॉड्यूलर रेशियो आपका कहता है कि स्ट्रेस इन स्टील आर डिवाइडेड बाय स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। क्लियर हो गया। अब देखिए मॉड्यूलर रेशियो को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। अब सिंपल सी बात से ये समझिए आप कि आपका एक ये टर्म बताए होंगे, आपको एक पता है कि स्टील का जो स्ट्रेस होता है और ये स्ट्रेन जो होता है स्टील का, तो स्टील में स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे पता चला, तो ये आप ग्राफ से पढ़े होंगे, इस तरह का स्टील का ये पढ़े होंगे ना ये। तो इसमें क्या कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से देखिए इस तरह से आप पढ़े होंगे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस आपका क्या है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, स्ट्रेन का। जैसे इस तरह का ये रहता है ना, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का। कौन बोलता है, हुक्स लॉ बोलता है, ये सब पता है। तो किस केस में, स्टील के केस में वही कह रहा है कि स्ट्रेस इज इन स्टील इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन स्टील। अब देखिए स्ट्रेन इन कंक्रीट इज इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील। ये आपको पता है कि कंक्रीट में जो स्ट्रेन होता है सेम वही स्ट्रेन लगभग क्या होता है, स्टील में होता है। इसीलिए हम लोग रिइंफोर्समेंट के तौर पे क्या करते हैं, स्टील का यूज करते हैं, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन दोनों का क्या होता है, सेम होता है। कहने का मतलब यही है कि कंक्रीट में जितना स्ट्रेन होता है लगभग बराबर स्ट्रेन किस में होता है, स्टील में होता है। तो एक ये रिलेशन आ गया और दूसरा ये रिलेशन आ गया। तो स्ट्रेन इन कंक्रीट इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेन इन स्टील का। इसको याद रखना है। ये तो आपको पता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, किस केस में, स्टील के केस में। अब देखिए यहाँ से मॉड्यूलर रेशियो, ये मॉड्यूलर रेशियो आपका क्या कहता है कि स्ट्रेस इन स्टील बटे स्ट्रेन इन कंक्रीट। तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूलर रेशियो इक्वल टू लिख सकते हैं स्ट्रेस इन स्टील बटे स्ट्रेस इन कंक्रीट। अगर आपको स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है तो देखिए यही स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं ई इंटू क्या हो जाता है, एप्सिलॉन। अगर आपको यहाँ से क्या निकालना है, स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है, ये देखिए स्ट्रेस इक्वल टू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं स्ट्रेस इन स्टील। तो स्ट्रेस इन स्टील मतलब क्या, स्ट्रेस इन स्टील मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इन स्ट्रेन ऑफ स्टील। और कंक्रीट का अगर लिखें तो स्ट्रेस इन कंक्रीट इक्वल टू क्या चाहिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट बटे स्ट्रेन इन कंक्रीट लिख सकते हैं। आपको पता है यहाँ से इस सेकेंड रिलेशन से कि स्ट्रेन जो होता है कंक्रीट का और स्टील का जो स्ट्रेन होता है ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो ये क्या होगा, कट जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या होता है, लगभग बराबर होता है। तो ये मॉडुलर रेशियो क्या हो गया, ई एस, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ क्या चीज़, ई एस बाई ई सी। इसी को क्या लिखेंगे, ई एस बटे ई सी। अब देखिए ये जो ई एस और ई सी है, ठीक है, तो आपका ये जो ई सी है, ई सी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ये जो ई सी है, ये ई सी क्या होता है, ई एस तो कांस्टेंट रहता है, स्टील का तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट रहता है, लेकिन आपका ये जो ई सी है, ये ई सी क्या होता है, टाइम के अनुसार चेंज कर सकता है, चेंजेज विथ टाइम। क्या, क्रीप हो सकता है, श्रिंक हो सकता है। क्रीप आ जाए, श्रिंक मतलब क्या होता है, घट जाए, कंक्रीट का वॉल्यूम घट जाए, ये कुछ हो सकता है, कंपैक्ट हो सकता है। इसके कारण क्या होता है, ये ईसी आपका एक वेरिएबल टर्म है। अगर ये ईसी वेरिएबल टर्म है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडुलर रेशियो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का है। और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट आपका क्या है, ये वेरिएबल टर्म्स है।
तो ये अगर वेरिएबल टर्म्स है तो मॉडुलर ऑफ रेशियो आपका वेरी करेगा। अब मॉडुलर ऑफ रेशियो अगर वेरी किया तो ये पूरा मेथड ही क्या हो जाएगा, इसमें स्ट्रेसेस स्ट्रेन जो भी है ये क्या है, मॉडुलर ऑफ रेशियो बता रहा है क्या चीज़, ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है स्ट्रेस ऑफ किसका, स्टील का और स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट का। तो इसका स्ट्रेस भी क्या होगा, वेरी करेगा। स्ट्रेस भी वेरी करेगा तो स्ट्रक्चर पे भी क्या होगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। तो इस तरह से ये क्या कर सकते हैं, ये एक ड्रॉबैक भी है किसका, वर्किंग स्ट्रेस मेथड को। इसीलिए मॉडुलर रेशियो पे बेस्ड था। तो हम लोग क्या किए, अब धीरे धीरे न्यू इन्वेंशन हुआ इसके बाद अल्टीमेट लोड को, तो ये मॉडुलर रेशियो वाला केस को क्या किए, मॉडुलर रेशियो वाले केस के कारण उसको हम लोग छोड़ करके धीरे धीरे आ गए थे अल्टीमेट लोड मेथड की तरफ। फिर अल्टीमेट के बाद उसमें भी कोई ड्रॉबैक निकला तो हम लोग आ गए थे किधर, लिमिट स्टेट मेथड की तरफ। तो यहाँ तक आप समझे कि मॉडुलर रेशियो क्या होता है, किस बेस्ड पे काम करता है। अब आपका जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है इसका आखिर ड्रॉबैक क्या था, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होगा। तो आइए देखते हैं ड्रॉबैक के बारे में। इसके ड्रॉबैक की बात करें हम लोग तो देखिए ड्रॉबैक ऑफ WSM क्या कह रहा है कि द एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंक्रीट इज नॉट डिस्क्राइब्ड। यानी आपका जो कंक्रीट है ना, तो इस कंक्रीट में आपका जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्ट्रेस का, एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंक्रीट इज नॉट डिस्क्राइब्ड। यानी क्या होता है, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता नहीं चल पाता है। इट एज्यूम टू बी इलास्टिक बट रियलिटी कंक्रीट इज नॉट इलास्टिक मैनर। यानी इसको हम लोग एज्यूम करके चलते हैं इलास्टिक मैनर में, लेकिन कंक्रीट आपका क्या होता है, इलास्टिक मैनर का नहीं होता है। क्लियर। दूसरा कह रहा है इसका जो ड्रॉबैक है, क्या कह रहा है, सेम फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी इज यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स। यानी सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज्ड, सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। यानी किसी भी टाइप्स के लोड ले रहे हैं, जैसे डेड लोड ले रहे हैं, लाइव लोड ले रहे हैं, विंड लोड ले रहे हैं, अर्थक्वेक, यानी किसी भी टाइप्स का लोड लिए हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या किए यहाँ पे सेम लेते थे। बट आगे हम लोग जब लिमिट स्टेट पढ़ेंगे तो देखिएगा वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी हर एक लोड्स के लिए क्या है, अलग अलग था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। ये भी एक इसका ड्रॉबैक था। दूसरा तीसरा क्या कर रहा है, द फेलुअर मोड कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। इसमें जो आपका फेलुअर मोड है वो किस तरीके से फेल कर रहा है, क्यों फेल कर रहा है, वो चीज़ ऑब्जर्व नहीं हो पाता था। द फेलुअर मोड कैन नॉट बी ऑब्जर्व। चौथा कह रहा है द वार्निंग बिफोर फेलुअर कैन नॉट बी स्टडीड प्रिसीजली। यानी आपको ये वार्निंग वगैरह क्यों फेल कर रहा है, वो वार्निंग का आपका प्रिसीजली आपको नहीं पता चल पाता था किसमें, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, कि कोई वार्निंग नहीं दे पाता था। यानी एक्यूरेट वार्निंग आपको नहीं मिल पाता था कि हाँ ये स्ट्रक्चर अब फेल कर जाएगा। ठीक है, प्रिसीजली वार्निंग आपको नहीं मिल पाता था। पांचवा कह रहा है लास्ट में कि वी कांट अकाउंट श्रिंकेज एंड क्रीप इफेक्ट इन WSM। यानी हम लोग क्या करते हैं, श्रिंकेज को इफेक्ट को नहीं कंसीडर कर पाते हैं, डिफ्लेक्शन के इफेक्ट को नहीं कर पाते हैं, क्रीप के इफेक्ट को नहीं कर पाते हैं। ये सब समझ रहे हैं। श्रिंकेज मतलब क्या था, वॉल्यूम ऑफ घटना। क्रीप मतलब क्या होता है, अगर कंटिन्यूस लोडिंग एक कांस्टेंट, अगर क्या है, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन एट कांस्टेंट लोडिंग, यानी लोड अगर कांस्टेंट है, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होते रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रीप। तो ये सब फेनोमेनन को हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कंसीडर नहीं करते थे। इसलिए ये मेथड क्या हो गया, फेल हो गया। और अब आपका आ गया क्या चीज़, वर्किंग स्ट्रेस जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद आ गया आपका अल्टीमेट लोड मेथड। उससे पहले देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बी यूज्ड ओनली। वर्किंग में ऐसा नहीं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन नहीं करेंगे, ये तो और सेफ है लेकिन थोड़ा सा इकोनॉमी नहीं है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बी यूज्ड ओनली इफ नॉट पॉसिबल टू अडॉप्ट लिमिट स्टेट मेथड। यानी आप लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन से या क्या सूटेबल नहीं है, लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन कर सकते हैं। ये हम नहीं, आपका कौन बोलता है, कोड बोलता है, IS 456। अगर नहीं आपको विश्वास है तो क्या कीजिए, IS 456 का कोड निकालिए। यहाँ पे C मतलब देखिए IS 456 क्लाउज नंबर 18.2.2, आपका कोड का पेज नंबर कितना है, 32। जैसे ही पेज नंबर 32 को खोलिएगा तो 18.2.2 लिखा हुआ होगा, और वहाँ पे जैसे ही उस लाइन को पढ़िएगा तो उस लाइन में देखिए ये चीज़ आपको लिखा हुआ मिलेगा कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बी यूज्ड ओनली इफ़ नॉट पॉसिबल टू अडॉप्ट लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन। ठीक है, हम लोग क्या हैं, तो हम लोग एक फॉलोअर हैं, जो मेरा कोड बोलता है उस कोड को फॉलो करते हुए डिजाइन करते जाते हैं। बस आपको स्टेप सिखा रहे हैं कि किस तरह से डिजाइन होना है। ठीक है, हम लोग क्या है, सब कोड के अनुसार चलेंगे,
कोड में जो भी दिया हुआ डेटा है वो एक रिसर्च किया हुआ डेटा है, वो कभी गलत नहीं हो सकता, उसी के आधार पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो IS कोड आपका क्या बोलता है कि अगर आपका वर्किंग स्टेट मेथड आपका ये लिमिट स्टेट मेथड आप नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं, नहीं आप वहाँ संभव है अडॉप्ट करना, तो वहाँ पे क्या कीजिए, वर्किंग स्टेट मेथड से डिजाइन करके निकाल लीजिए काम को। उसके बाद आपका आ गया क्या चीज़, जैसे ही वर्किंग स्टेज खत्म हुआ तो लिमिट अल्टीमेट आ गया। चलिए उसमें कुछ ड्रॉबैक ज़्यादा था तो अल्टीमेट में आ गए। तो अल्टीमेट में क्या ड्रॉबैक था, अल्टीमेट पहले देख लीजिए। अल्टीमेट क्या है कि टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग ऑफ WSM, यानी वर्किंग स्टेज मेथड को कम करने, उसके शॉर्ट कमिंग यानी उसमें जो कुछ ड्रॉबैक था उसको दूर करने के लिए ये आ गया अल्टीमेट लोड मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड में क्या हो गया, तो इसका एजम्पशंस देखिए क्या कर रहा है, इट कंसिस्ट द नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ कंक्रीट। अब नॉन लीनियर का बात कर दिया, वहाँ पे क्या था लीनियर, ये क्या हो गया अब नॉन लीनियर, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें लोड थोड़ा क्या कीजिए ज़्यादा बढ़ा सकते थे हम लोग, यानी इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड भी जा करके डिजाइन कर सकते थे। देखिए ऐसा सिंपल ऐसे समझिए, अगर हम लोग जब पढ़ेंगे ना इस तरह से कंप्यूटर इस तरह का आपका स्टेशन एक डायग्राम पढ़ाए बताएंगे, तो यहाँ तक देखिए क्या है प्रोपोर्शनल लिमिट, लीनियर लिमिट। तो देखिए ये जो वर्किंग स्टेज मेथड क्या बोला कि बाबू तुम इतना सा आगे मत बढ़ो, ठीक है। आया अल्टीमेट बोला कि चलो हम यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक जा सकते हैं, फाइल मेरा यहाँ नहीं होगा। अब ये लिमिट स्टेट आया, तो लिमिट स्टेट क्या बोला, तुम यहीं तक रहा बुड़बक, हम यहाँ तक जाके दिखाते हैं, वो यहाँ तक चलाया। अब धीरे धीरे क्या आ रहा है, प्लास्टिक रीजन वाला आ रहा है, तो प्लास्टिक क्या बोलता है कि चल तो यहाँ ना फेल करेगा, हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। कहने का मतलब यही है सिंपल, ठीक है। तो ये क्या था, ये सबसे ज़्यादा सेफ था, कौन, ये वर्किंग स्टेज मेथड। उसके बाद क्या, लेकिन इसमें क्या था कि लोड यहीं तक लेते थे तो स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा हैवी बनाना पड़ता था, साइज ज़्यादा देना पड़ता था, मटेरियल ज़्यादा खर्च करना पड़ता था, तो ये खर्च थोड़ा ज़्यादा हो जाता था, तो बाकी डिफ्लेक्शन वाइब्रेशन ये सब को कंट्रोल नहीं कर पाता था, ठीक है। दूसरा आया था अल्टीमेट क्या बोला, हम तुमसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक हम लोड को पहुँचा देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेट साहब बोले कि यहाँ तक लोड पहुँचा देंगे, तो ये अल्टीमेट में क्या हो गया, तो यहाँ तक लीनियर बिहेवियर था, तो अब कैसा हो जाएगा नॉन लीनियर बिहेवियर। तो वही कह रहा है कि इट कंसिस्ट द नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट का नॉन लीनियर बिहेवियर शो करने लगा है, किसमें, अल्टीमेट में। उसके बाद कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस इज नॉन लीनियर, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया, यानी यहाँ तक नहीं यहाँ तक आने लगा, नॉन लीनियर हो गया। इंक्रीज द वर्किंग लोड बाय सुटेबल फैक्टर टू ऑब्टेन अल्टीमेट लोड, यानी क्या हो गया, यानी कोलैप्स लोड जो था या तो अल्टीमेट लोड को क्या किए, अब बढ़ाते गए, ठीक है। यानी अब जैसे मान लीजिए 100 पे, जैसे यहाँ इसको इससे समझिए कि 100 किलोमीटर पे मेरा स्ट्रक्चर फेल कर रहा था, तो लिमिट स्टेट में वर्किंग स्टेज में लिए 50-60 तक, तो अल्टीमेट क्या बोला थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे, हम 70 तक जाएंगे। लिमिट क्या बोला 80 तक ले लीजिए ना, अब प्लास्टिक वाला आ रहा है तो क्या कर रहा है, हम 95-96 तक चल जाएंगे, ठीक है। तो प्लास्टिक की तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कहाँ तक बात कर रहे हैं, 80 तक की बात कर रहे हैं। 80 लिमिट वाला आ जाएगा और 70 समझ लीजिए अल्टीमेट है, और ये वर्किंग वाला है। तो वही कह रहा है कि कोलैप्स लोड अल्टीमेट लोड, वहाँ पे देखिए क्या था, लोड फैक्टर से भाग देते थे क्योंकि वैल्यू को घटाना था, यहाँ पे वैल्यू को बढ़ाना रहेगा, तो लोड फैक्टर जो होगा उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वर्किंग लोड इंटू लोड फैक्टर, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज लोड फैक्टर मेथड। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, लोड फैक्टर मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि ये लोड फैक्टर वेरी करता था। ये क्या करते थे, तो कोलैप्स और अल्टीमेट लोड को बढ़ाने के लिए आपका जो वर्किंग लोड था उस लोड में कुछ से मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना, कुछ क्या करते थे, इसे मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये लोड क्या होता था, बढ़ जाता था। इसीलिए इसको क्या कहा गया कि लोड फैक्टर मेथड। इसको क्या कहा गया, लोड फैक्टर मेथड, क्योंकि लोड फैक्टर बढ़ा दिए तो लोड बढ़ गया, लोड फैक्टर घटा दिए लोड क्या होगा, घट जाएगा। सिंपल सी बात है, 10 है, इसमें गुना कर दीजिए 1.2 से, तो कितना हो जाएगा, 12 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा जी। अब उसी तरह देखिए, अगर इसका लोड फैक्टर यहाँ 5 ले लीजिए तो यह क्या कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, लोड फैक्टर को बढ़ाते गए और ये लोड क्या हो गया आपका, बढ़ते गया। तो अब कितना लोड बढ़ाना है ये फिक्स नहीं किया कि हाँ इतना तक लेना है, लेकिन एक लोड फैक्टर, इस लोड फैक्टर को बढ़ाते गए, अल्टीमेट लोड भी क्या हो गया, बढ़ते चला गया। यानी हम लोग कहाँ तक चल गए, नॉन लीनियर तक चले गए, ये समझिए सिर्फ। अब नॉन लीनियर का भी एक रेंज होता है, लेकिन फाइनली रेंज तक नहीं गए, लेकिन हम लोग नॉन लीनियर के रेंज में पहुँच गए थे, किसमें, अल्टीमेट लोड मेथड में। ये तो हो गया इसका एजम्पशंस। तो यहाँ से यही सीखे, यहाँ से क्या सीखे कि अल्टीमेट लोड भी अगर ओवरऑल कहा जाए तो ये सेफ था, ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको सर्विसिबिलिटी नहीं मिला। सर्विसिबिलिटी क्या, तो देखिए ड्रॉबैक में आइए,
तो देयर इज नो वे टू फाइंड द अनसर्टेनिटी इन वेरिएशन इन मटेरियल स्ट्रेस, यानी मटेरियल के स्ट्रेस पे क्या वेरिएशन हो रहा है उसका अनसर्टेनिटी वो आपको इसमें पता नहीं चल पाया। देयर इज नो वे टू फाइंड द अनसर्टेनिटी इन वेरिएशन इन मटेरियल स्ट्रेस, यानी मटेरियल में जो स्ट्रेसेस का अनसर्टेनिटी यानी कभी बढ़ गया कभी घट गया, तो ये कैसे घट कर रहा था, तो ये चीज़ का पता नहीं लग पाया किसमें, अल्टीमेट लोड मेथड में भी। क्या कह रहा है लास्ट में कि देयर इज नो कंट्रोल अगेंस्ट एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, और ये जो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हुआ उस एक्सेसिव डिफ्लेक्शन को, वाइब्रेशन को, इसको हम लोग अल्टीमेट मेथड में भी कंट्रोल नहीं कर पाए थे। तब क्या किए, अब अल्टीमेट को छोड़ करके लास्ट में हम लोग आ गए लिमिट स्टेट मेथड। शायद 1955 से आपका लिमिट स्टेट मेथड का शुरू हुआ था। तो लिमिट स्टेट मेथड में जो आ गए थे, तो लिमिट स्टेट मेथड में जब डिजाइन करेंगे हम लोग, अब जैसे हम लोग लिमिट स्टेट मेथड में घुसेंगे तो लिमिट स्टेट मेथड में डायरेक्ट दो मेथड बोलता है, ठीक है। एक लिमिट स्टेट ऑफ लोड, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है। तो कोलैप्स स्पेशल उसको कंसीडर किया गया, क्या चीज़ को, कोलैप्स लोड को, मतलब उसके वाइब्रेशन को, उसको क्रैक को, ये सब को भी देखते हुए तब उसमें डिजाइन किया गया, ठीक है। तो ये दो हम लोग पढ़ लिए कहाँ तक, अल्टीमेट लोड मेथड तक, वर्किंग स्ट्रेस मेथड तक। वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, उसका क्या ड्रॉबैक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अल्टीमेट, यानी अल्टीमेट तो उतना ज़्यादा नहीं है जितना आपका वर्किंग स्ट्रेस है। तो तीन तरह से डिजाइन हम लोग आरसीसी का कर सकते हैं, एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, दूसरा अल्टीमेट लोड मेथड से, और तीसरा आपका क्या होता है, लिमिट स्टेट मेथड से। तो वर्किंग का भी पूरा चलता है कि किसी बीम को वर्किंग स्ट्रेस से कैसे डिजाइन करना है, तो ये भी पूरा एक तरह से सीखेंगे तो एक अलग मेथड होता है। बट हम लोग को वो चीज़ वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन नहीं सीखना है एज पर सिलेबस के अनुसार, तो हम लोग वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट सिलेबस पे आएंगे कि जो आपको डिजाइन करना है लिमिट स्टेट मेथड से ही करना है, और अभी जो भी चल रहा है वो लिमिट स्टेट मेथड से ही डिजाइन हो रहा है, तो अब उस चीज़ को हम लोग छोड़ देंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड को अडॉप्ट नहीं करेंगे। अब हम लोग किससे डिजाइन सीखेंगे, लिमिट स्टेट मेथड से। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन कैसे करते हैं। अब इस तरह से धीरे धीरे हम लोग डिजाइनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और डिजाइन क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन सा उसमें कुछ लेते हैं, कंक्रीट का कुछ मटेरियल होता है, उस मटेरियल में क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ वगैरह कैसे निकालते हैं, वो सब चीज़ कुछ कुछ टर्म्स है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ होता है, लोड होता है, कितना टाइप्स का लोड होता है, तो ये सब को आगे करते हुए फिर हम लोग लिमिट स्टेट मेथड का डिजाइन शुरू करेंगे। तो आई होप ये इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, वर्किंग स्ट्रेस समझ में आया होगा, अल्टीमेट लोड मेथड समझ में आया होगा। अब लिमिट स्टेट मेथड हम लोग शुरू करेंगे, और वहाँ से कंटिन्यू मेरी क्या है, अब ट्रेन आपकी यहाँ से खुल गई है हॉल्ट से, अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी और डायरेक्ट हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, डिजाइन करते हुए बीम का, कॉलम का, स्लैब का, सब एक एक पार्ट डिजाइन करते हुए इस तरह से आरसीसी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।